नजर की जुस्तजू अपनी नजर पर थामने आओ, पुकारा जिंदगानी की सुबह को सामने आओ। नवल प्रस्तावना है तो, हृदय में भावना है तो, अगर संभावना है तो हमारे सामने आओ। हमारे सामने मौजूद हैं हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, कालजयी रचनाओं के रचनाकार डॉक्टर राहुल अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अवस्थी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। चूँकि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो बड़ी विपरीत कही जा सकती हैं। हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में साहित्य में बहुत ही कालजयी रचनाओं का सृजन हुआ है। आप जैसे साहित्यकार जिसका प्रतिबिंब इस समय स्क्रीन पर है, कैमरे के सामने है, आपको दर्शक देख रहे हैं, जो बदलाव दिखाई दे रहा है इसके पीछे क्या भावनाएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? धन्यवाद मुकेश जी। सबसे पहले तो अभिनंदन इस बात का कि ऐसे विषय पर आपने चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। दूसरी चीज़ यह है कि जो आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न में कई चीज़ें एक साथ छिपी हुई हैं, लेकिन इनका उत्तर एक है और इनका उत्तर सिर्फ एक यह है कि इसके जिम्मेदार, इसके उत्तरदायी हम स्वयं हैं। मनुष्य जिस दिन मनुष्य होना छोड़ देता है, जिस दिन से उसके मनुष्य होने में कमी आने लगती है, उस दिन से दुनिया में इस प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं, मुश्किलें आती हैं, व्यवरोध आते हैं, अवरोध आते हैं। ये महामारियां कोई ऊपर की ही देन नहीं है जिसे हम दैवीय आपदा कह देते हैं। इन महामारियों के पीछे भी कहीं ना कहीं वह पक्ष हमारा है जो कोताहियों का है, जो हमारी कमियों का है, जो हमारी बेईमानियों का है, और वह पक्ष जो हमारी स्वार्थ वृत्तियों का है, लिप्साओं का है। हमने लिप्साओं के वश होकर कुछ ऐसा किया है जो इंसानियत के पक्ष को खंडित कर। डॉक्टर राहुल अवस्थी, एक चित्र है हमारे पास आपका, और इस चित्र में आप बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है, आज की तारीख में जो आपकी तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो कुछ अलग ही अनुभूति प्रदान कर रही है। शायद ये कोरोना की एक छोटी सी परिभाषा कही जा सकती है। हाँ मुकेश जी, ये आप बड़ा सही मुद्दे की खोज करने वाले हो गए। हाँ, ये बात सही है। मेरा कार्य या मेरा कार्यस्थल इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं विचित्र वेशभूषा में रहूं। चूंकि मैं कार्य से एक शिक्षक हूं, एक आचार्य हूं, और लेखन की दृष्टि से मैं उस क्षेत्र में जीता हूं जहां रोज आना जाना लगा रहता है। तो आपने अब तक निश्चित तौर पर देखा होगा कि मेरा चेहरा, मेरा रूप, मेरा वेश हमेशा सुकुमार रहा है। लेकिन जिस कोरोना की आपने चर्चा की ना, ये कहीं ना कहीं उसकी देन है। जिस वक्त यह घटना प्रारंभ हुई, उस वक्त देश में बहुत सारे लोगों ने इस आपदा को गंभीरता से लिया, लेकिन मैंने उसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को इस महामारी को इतने हल्के में लेते देखा और इसके साथ इस प्रकार की बातें प्रसारित करते हुए देखा कि जो कहीं ना कहीं मन को हमारे परेशान करती थी। कुछ लोगों ने कहा कि जल्दी से खुलना चाहिए, ये कोरोना नहीं, लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हर घर से मतंग मुनि निकलेंगे, ये निकलेंगे, वो निकलेंगे। ये सिर्फ वही लोग कह रहे थे जो इस आपदा की, इस महामारी की विभीषिका को नहीं समझ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक प्रमाण दे ही दिया जाए इन लोगों को। तो उस दौरान नवरात्र प्रारंभ हुआ था, और नवरात्र के बाद मैंने अब तक पूरी प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया। और आज मैं इस दृष्टि, जो आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, मेरी दाढ़ी पर पड़ रही है, मेरे बालों पर पड़ रही है, एक अजीब सा चेहरा आपको लग रहा है जो कभी किसी ने नहीं देखा है, और वास्तव में मेरी ये पहचान भी नहीं थी, वो आपको दिख रहा है। तो केवल इस कारण दिख रहा है कि जिन लोगों ने इस आपदा पर तमाम तरह के व्यंग्य किए थे। मैं एक बार विशेष तौर पर दूरदर्शन के माध्यम से, आपके केंद्र के माध्यम से लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में कभी वह कार्य मत कीजिए जो अनुचित है, और विशेषकर तब जब समय संवेदनशील हो। न जाने कौन किस चुनौती को ग्रहण कर ले। इस महामारी के दौरान मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने तन मन धन से लोगों की सेवा की है,
लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा है जो सरकार के किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं जहां रहता हूं वहां ही मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, ऊपर से देखता था, बड़ी कटु भाषा प्रयोग करना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं देता है ये लेंस जिसके माध्यम से मेरी बातें आप सब तक जा रही हैं। लोगों ने जिस ढंग से सड़क पर खड़े रहकर के अपनी बेशर्मी का, अपनी बेहयाई का और अपनी बेहूदगी का परिचय दिया है, वह कहीं से यह नहीं लगता कि हम इंसान हैं। हमें से बहुत लोग ऐसे भी थे जो बाहर पड़े हुए लोगों को कपड़े देने जाते हैं, और आप उस अवस्था में बाहर निकल करके खड़े होते हैं और इस महामारी को एक हवा में उड़ा देना चाहते हैं, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप मनुष्य हैं ही नहीं। हमें मनुष्य होना होगा। वो किसी ने कहा था कि ये महामारी जो आई है ये हमको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। कुछ नहीं सीखा है हमने। केवल उन्हीं लोगों ने सीखा है जिन्होंने इस महामारी को मनुष्यता की दृष्टि से देखा है। न स्वाइन से, इबोले से, कोरोने से मरेंगे हम। न स्वाइन से, इबोले से, कोरोने से मरेंगे हम, मगर इंसान के इंसान न होने से मरेंगे हम। क्या बात है। न स्वाइन से, कोरोने से, इबोले से मरेंगे हम। न स्वाइन से, इबोले से, कोरोने से मरेंगे हम, मगर इंसान के इंसान न होने से मरेंगे हम। भला औकात क्या दुश्मन की आकर छेड़ दे हमको। जमीन में जहर अपने आप बोने से मरेंगे हम। वाह। हमने क्यों नहीं सीखा? यह वह दौर था जब हमको अतीव संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। लगभग 100 वर्ष के बाद कोई न कोई महामारी मनुष्य और मनुष्यता पर आक्रमण करती है। इतिहास रहा है, उठा करके देख लीजिए। लेकिन हमने क्या सीखा? हम पूरी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि हम अपने सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है, आप सरकार के नियमों का पालन मत कीजिए, लेकिन आत्मा के बनाए हुए नियमों का पालन कीजिए जो आपको इंसान करता है। और यह दुख है कि हम में से एक बड़ा वर्ग इंसान बने रहने में अनुत्तीर्ण हो गया। वाकई में परिस्थितियां विपरीत हैं और ऐसे में हमारी गलतियां ही हमें सजा दिलवाएंगी। ये बिल्कुल सजा दिलवाएंगी मुकेश जी, बिल्कुल सजा दिलवाएंगी। और सजा इसलिए मिलेगी कि हमने पुरस्कार का कोई कार्य नहीं किया है। सजा हमारा नकारात्मक पुरस्कार है, और यह नकारात्मक पुरस्कार हमें इसलिए मिलके रहेगा कि हमने ना तो अपने को देखा, न हमने सामने वाले को देखा, न हम अपने समाज को देखा, न हमने देश को देखा। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने साथ अपने समाज, अपने देश को भी देखिए। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आपका अस्तित्व इसलिए सुरक्षित नहीं है कि आप अपने देश और समाज के एक अंग हैं। अगर 130 करोड़ हैं तो 130 करोड़ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें यह बात भी मान के चलिए कि 1/130 करोड़ आप भी हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को संभालिए, 130 करोड़ लोग अपनी जिम्मेदारी को संभालने लगेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अच्छा डॉक्टर अवस्थी, अच्छा खासा समय आपको भी मिला होगा इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत अच्छा समय मिला। मैं तो 3 महीने से पूरा एकांतवास कर रहा हूं और मैं किसी भी अनावश्यक कार्य से नीचे नहीं गया। मैं आजकल जो व्यवस्था चल गई है फ्लैट की, तो मैं एक फ्लैट में रहता हूं, 3री मंजिल पर है, ठीक उसके नीचे बैंक है। मैं दिन भर देखता था कि तहलका मचा रहता था, कभी गार्ड बाहर, कभी लाइन लगाने वाले बाहर। वो जो सरकार की व्यवस्थाएं, जो उसको पैसा लेना है वो तो ले इन सब परिस्थितियों में कोई ना कोई साहित्य आपने जरूर रचा होगा। साहित्य तो, हालांकि साहित्य का अर्थ ही है हित के लिए जी, हितकारी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ हित हो नहीं रहा है। तमाम बार शब्द बेमानी हो जाते हैं, और जब शब्द बेमानी हो जाते हैं कम से कम एक रचनाकार के लिए, तब उसके भीतर से एक क्षोभ, एक आक्रोश प्रकट होता है। मैंने उस दौरान सिर्फ ये काम किया कि एक श्रृंखला लिखनी प्रारंभ की, अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग कोणों से, सारसकुओं पे। उसमें काफी कुछ मैटर पूरा हो चुका है, और ये कहा जाए कि वह पुस्तक कोरोना से संबंधित जो है वह पूरी हो चुकी है। और उसी दौर से लेकर के अब तक जो हमारे सामने ये एक संकट आकर के खड़ा हो गया, दुनिया के तमाम दृष्टिकोण हैं कि ये कोरोना कैसे आया, कहां से आया, इस पर अभी चर्चा चलेगी। और निश्चित तौर पर अगर यह महामारी मानव जनित है, मानव निर्मित है, मानव द्वारा उत्पादित है, तो उसे दंड मिलना चाहिए। वह चाहे व्यक्ति हो और चाहे वह देश हो।
और अगर यह महामारी चली भी जाती है तो भी आपको सिखा करके जाएगी, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में इससे भी बड़े खतरे के लिए तैयार रहिए। रचनाकार सिर्फ रचना कर सकता है, रचनात्मक दृष्टि से आपके पास कोई चीज ला सकता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दे दूं कि इसी कोरोना काल में हम जैसे लोगों ने जो अपनी पुस्तकें पूरी की वो तो पूरी की ही हैं, कोरोना पर केंद्रित एक विशेष उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। बनारस की एक लेखिका है, मैं नाम भी ले सकता हूं अगर इसकी अनुमति हो, नीरजा माधव जी, उनका एक उपन्यास भी इसी पर आ गया है। इस पर बहुत सारे केंद्रित काव्य संकलन भी आएंगे, संग्रह भी आएंगे, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। सीधी सीधी लड़ाई में तो आपको उतर करके आना पड़ेगा। ये आपके लिए प्रेरक हो सकती हैं, आपको सिखाने वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब आमने सामने की जंग होगी तो आपको या तो शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ेगा, युद्ध भूमि में आकर के खुल करके लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर खुल करके लड़ने की का मतलब यह नहीं है कि आकर के जो कोरोना से संक्रमित है उसी से आप चिपट जाइए। कृष्ण के जीवन की एक घटना है कि जब वो एक युद्ध हारने लगे, एक लड़ाई हारने लगे, एक मल्ल हारने लगे, तब वो वहां से निकल लिए, भाग लिए, क्योंकि उन्हें उस लड़ाई को जीतना था। और केवल इस घटना के कारण कृष्ण रणछोड़ कहलाए, उनका नाम रणछोड़ हुआ। लेकिन आज कृष्ण के व्यक्तित्व को आप आंकते हैं कि वो केवल वंशी बजाते हैं। हमारे यहां के लोगों ने कृष्ण को नचनिया बना करके रख दिया। हमारे यहां के कृष्ण को, जो एक वीर थे, जो शूर थे, जो एक बहुत बड़े प्रबंधक थे, जिन्होंने इस भारत को इस 5000 साल पहले, 5200 साल पहले ऑपरेशन फ्लड दिया। ऑपरेशन फ्लड जो जिसकी बात आज हम करते हैं, ऑपरेशन फ्लड 5200 साल पहले कृष्ण ने प्रारंभ कर दिया था। उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। देश के सारे जो शोषित थे, वंचित थे, दलित थे, पीड़ित थे, जो बाहर पड़े हुए थे या जंगली जातियां थी, उनको एकत्र किया। ऐसी स्थितियों में जब दैनिक की स्थितियां थी, और सबको एकत्र करके एक काम में लगा दिया। तो क्यों नहीं हम उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के इस महामारी में आत्मनिर्भरता के किसी ऐसे अंग को या उपांग को या आयाम को प्रकट कर सकते हैं, स्वयं को मजबूत बना सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनको आजकल स्टार्टअप कहा जाता है, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की ओर से प्रारंभ हो रही हैं। तो उसी कृष्ण के व्यक्तित्व से हमको प्रेरणा लेते हुए इस तरह की योजनाओं में भागीदार होना पड़ेगा या अपनी ओर से प्रारंभ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हमें अपनी ओर से, अपने मन से यह बात निकालनी पड़ेगी कि कोई व्यक्ति जो आपके सामने है उसका एक ही पक्ष है। अगर उसका नकारात्मक पक्ष आपको दिख रहा है तो उसका सकारात्मक पक्ष भी देखिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर। ये सच है कि जब तक मुश्किलें नहीं आती हैं, जब तक समस्याएं नहीं आती हैं, तब तक हम समाधान की ओर अग्रसर ही नहीं होते हैं। बिल्कुल। जब समस्या आएगी तभी हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। महामारी आई है तो इसका भी तोड़ निकाला जाएगा। जो समस्या आई, जो बीमारी आई, हमने उसका तोड़ निकाला, उसका टीका तैयार किया, वैक्सीन तैयार किया, उसकी दवाएं तैयार की। अगर वो बीमारी नहीं आती तो क्या हम तैयार करते? तो इसलिए इस अवसर को कैश कीजिए। मैं तो कहूंगा कैश कीजिए सीधे सीधे। अगर आपको भाषा समझ में आती है किसी को, तो इस भाषा को समझ लीजिए कि इस अवसर को कैश कीजिए। और कैश करने का मतलब यह नहीं है कि अगर आपकी दवा की दुकान है तो पैसे बढ़ा दीजिए। कैश करने का मतलब यह है कि इस अवसर पर वह सारी संभावनाएं खोजने का प्रयत्न कीजिए जिन संभावनाओं को आने वाले वक्त में स्थापनाओं में बदला जा सकता है, और उससे हमारा भारत सशक्त हो सकता है। जी जी जी। भारत के सशक्तिकरण की जो एक दिशा है वो भी यहाँ पर तलाशी जा सकती है इस संक्रमण काल में। अच्छा, ये बताइएगा, कोई साहित्य रचा है आपने इस दौर में? 2 लाइनें अगर हमारे दर्शकों को सुनाई तो अच्छा रहेगा। देखिए, लिखता तो निरंतर रहा हूं और मैं कभी खाली नहीं बैठता, ये सच है। खाली बैठना में और खाली बैठ करके कुछ खाना पीना ये हराम है, ये पाप है। अगर आप घर पर भी बैठे हुए हैं तो इतना काम जरूर कीजिए जो लगे कि आपने उस विषय को न्यायित किया है या आपने स्वयं को जस्टिफाई किया है। अगर आप घर पर 3 महीने से बैठे हैं तो केवल चाट, पकौड़ी, टिक्की, रसगुल्ला, काला जामुन बना करके लोग फोटो डाल रहे थे आजकल सोशल मीडिया पर। यही जिंदगी नहीं थी। जिंदगी वो भी थी, इससे इतर वो भी जिंदगी थी जो अपनी गाड़ियों में अपने साथियों के साथ मुंह पर कपड़ा बांध करके, मास्क लगा करके उन लोगों तक खाना पहुंचाने जाते थे
जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, वह भी तो एक जिंदगी थी, उस पक्ष को हमने नहीं देखा। एक बात आपसे कह दूं कि इन अवसरों पर मैं तमाम बार चुप हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं, भीतर उतरने की कोशिश करता हूं कि ऐसे अवसर हमको सिखाते हैं। अगर हम सीखना चाहें तो, और अगर ना सीखना चाहें तो बैठे रहिए, वो काम करते रहिए, लोगों को अवसर देते रहिए जिस पर टिप्पणियां हो सकती हैं। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि यह मुमकिन है, अदब की नोक पर आजाद हो सकते, यह मुमकिन था अदब की नोक पर आजाद हो सकते, यह मुमकिन है अदब की नोक पर आजाद हो सकते, मगर शागिर्द ऐसे भी नहीं उस्ताद हो सकते। वाह। मगर शागिर्द ऐसे भी नहीं उस्ताद हो सकते। अभी हम पर हमारे मेहरबा की मेहरबानी है, अभी हम पर हमारे मेहरबा की मेहरबानी है। जो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो सारी समस्याएं चल रही हैं, सीमाओं से लेकर के देश के भीतर तक, ऐसा नहीं है कि आक्रमण सीमाओं पर ही आपके होगा, आक्रमण आपके देश के भीतर से भी हो रहा है और कई 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 तरह से हो रहा है। यह मुमकिन है अदब की नोक पर आजाद हो सकते, मगर शागिर्द ऐसे भी नहीं उस्ताद हो सकते। अभी हम पर हमारे मेहरबा की मेहरबानी है, न हम बर्बाद हो सकते न तुम आबाद हो सकते। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही प्रेरक हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर राहुल अवस्थी, चूंकि कोरोना के विषय में हमने बहुत बात कर ली है, हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी साहित्य यात्रा रही, इस यात्रा में आपने कई दूसरे देशों में, न सिर्फ हमारे भारतवर्ष में, कई दूसरे देशों में भी हिंदी साहित्य का दिया प्रज्वलित किया। उसका प्रकाश कहाँ कहाँ बिखेरा और उस समय क्या अनुभव थे आपके? हमें ये बताइएगा कि हिंदी की जो स्थिति आज, साहित्य की जो स्थिति हमारे देश में है, बाकी के जो देश हैं जी, जो गैर हिंदी भाषी देश हैं, वहाँ हमारी हिंदी की क्या स्थिति है? बहुत आपने मौजूद प्रश्न किया है, ज्वलंत प्रश्न है, और ये तब और ज्वलंत हो जाता है कि जब चारों ओर हल्ला मचा हुआ हो कि हिंदी विषय में हमारे लाखों में बच्चे फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। उसका कारण यह है कि हम चोर हैं। उसका कारण यह है कि हम अपने विषयों के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गद्दार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मैं एक हिंदी का शिक्षक होने के नाते और हिंदी का रचनाकार होने के नाते आपको सच बताना चाहूँगा। हालांकि दूरदर्शन की एक परंपरा है कि बहुत शालीन विषयों पर हम लोग बात करते हैं और बहुत शालीन तरह बात करते हैं, किंतु जब समय विषम हो तो भाषा भी विषम हो जाती है। मैं आपको सच बताता हूं कि जिस दिन मैं सही ढंग से अपनी कक्षा में न पढ़ा पाऊं, उस दिन मुझे लगता है कि मैंने गद्दारी की। मेरा मन कचोटता है। मुझे 3 या 4 पीरियड पढ़ाने होते हैं तो मैं 3 और 4 पीरियड पूरी निष्ठा से पढ़ाने का प्रयत्न करता हूं। मेरा मन ये होता है, मेरी उपलब्धि वो होती है कि जब मैं कक्षा से निकल करके आऊं तो मेरे पीछे मेरे बच्चे चलते हुए आए, और अगर मैं अपनी कक्षा में लेट हो जाऊं तो बच्चे मुझे बुलाने आए, 1 मिनट की देरी ना होने दें, वो मेरे पास खड़े आकर के खड़े हो जाएं कि आप क्लास में चलिए सर। सोचिए, एक दिन मुझसे गलती होती है तो मेरा मन, अगर मैं भरपूर नहीं पढ़ा पाता हूं, भरपूर पढ़ाने का मतलब भरपूर, पूरे आनंद के साथ, उनकी सोचिए, इस कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूं, उन लोगों की सोचिए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त आचार्य रहते हुए बिता दिया और वो कक्षा में नहीं आए। उन शिक्षकों से पूछिए, हिंदी के लोगों से पूछिए कि आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया जो इतने बच्चे फेल हो गए। उन शिक्षकों से पूछिए, हिंदी के लोगों से पूछिए कि उनको कक्षा में और कक्षा में अंतर क्यों नहीं अभी तक आया। जब हम अपने बच्चों पर उंगली उठाते हैं तो हमारी भी उंगलियां हमारे ओर उठेंगी। 8 लाख बच्चे ऐसे नहीं फेल हुए हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अभिभावक केवल पैकेज की बात कर रहे हैं, वो स्मार्ट की बात करते हैं ना। हम स्मार्ट से मार्ट के दौर में आ गए, हम बाजारवाद के दौर में आ गए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी भाषा अगर कमजोर हो जाएगी तो हम भी कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति है तो अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति है इससे पता चलता है कि व्यक्ति है। हमने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम को इतना कमजोर कर दिया
उसे इतना कमजोर मान लिया कि हमने उस पर ध्यान देने की कोई कोशिश ही नहीं की, कोई प्रयास ही नहीं किया। दूसरी बात, हमने अपनी भाषा को रोजगार का साधन क्यों नहीं बनाया? तमाम लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि इतने लंबे कालखंड में किसी ने इस बात को नहीं सोचा। अभिमन्यु चक्रव्यूह का अंतिम द्वार इसलिए नहीं तोड़ सके कि उनको वह कला नहीं आती थी, वो विद्या नहीं आती थी। उन्होंने गर्भ में वह विद्या सीख ली थी। लेकिन प्रश्न यह भी है कि अर्जुन को पूरी जीवन में, पूरी जिंदगी में इतना समय नहीं मिल पाया कि अपने बच्चे को उन रहस्यों से परिचित करा सकें। तो उसकी गलती हम पर भी है, अभिभावक पर भी है। और अभिभावक पर गलती इसलिए है क्योंकि वह बच्चे को अपनी दृष्टि में नहीं रखना चाहता। वो बच्चे को रखना चाहता है पैकेज के पलड़े पर। शिक्षक शिष्य को अपनी दृष्टि में इसलिए नहीं रखता, कक्षा को इसलिए दृष्टि में नहीं रखता कि उसकी दृष्टि अपनी सैलरी पर होती है। हम इसलिए गिरते जा रहे हैं। यह नुकसान आने वाले वक्त में और हमको झेलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, हिंदी में अच्छा किया है, अपनी भाषा में अच्छा किया है, तो हमने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। हमारा बच्चा 69 नहीं जानता है, 69 बोला कीजिए। हमारा बच्चा 79 नहीं जानता है, 79 बोला कीजिए। हमारा बच्चा 89 नहीं जानता है, 89 बोला कीजिए। आप यह सोचिए कि यह कह के हम आरोप किस पर लगा रहे हैं? पहले यह बताइए। हम अपने पर आरोप लगा रहे हैं, अपने को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विदेशों में हमारी हिंदी की स्थिति हमसे बेहतर है। मैं सबसे पहले जब शिल्पाकर्न यूनिवर्सिटी गया, थाईलैंड में है, उसमें भारतीय विद्याओं के अध्ययन के लिए एक विशेष केंद्र है। आश्चर्य करेंगे जितने ये दर्शक मेरे सामने हैं, दूरदर्शन के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। वहां लैब है। हमारे यहां इस क्षेत्र में भाषा विज्ञान पढ़ाने की सुविधा आज तक नहीं है, लेकिन उस हिंदीतर देश में हिंदी की लिपि पर, संस्कृत की लिपि पर, संस्कृत पर विशेष कार्य चल रहा है। चोगा पहने हुए लामा, और जिसे कहते हैं, जिसको आप मुनिवेश या ऋषिवेश कहते हैं या लामा का वेश कहते हैं, वे लोग प्रयोगशालाओं में बैठे हुए कंप्यूटर पर लिपि को अपडेट कर रहे हैं कि कहीं यह शब्द पालिका, प्राकृत का, अपभ्रंश का, अवहट्ट का या संस्कृत का या हिंदी का उनके यहां गलत प्रिंट ना हो जाए, कि उसका गलत उच्चारण ना होने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस विश्वविद्यालय में देखा है। तो वे हमसे बेहतर हैं। ऐसे ही मैं जब हांगकांग गया, वहां भी मैंने ये स्थितियां देखी। वहां हमारे गीत सुने जाते हैं, हमारी वार्ताओं पे वे खूब चर्चा करते हैं, खूब रस लेते हैं, खूब। अभी एक छोटा सा देश है मकाऊ, वहां गया जी। वहां देखा कि आपके यहाँ के बहुत सारे लोग हैं और धड़ल्ले से वे लोग हिंदी सीखते हैं, बोलते हैं और हमसे बेहतर हिंदी बोलते हैं। मुझे याद है कि हांगकांग में एक सेमिनार चल रहा था, संगोष्ठी चल रही थी, और वहां पर चीन से एक मैडम आई हुई थी। अपने यहाँ की भाषा में अगर उनका उच्चारण किया जाए, वहां तो उनके कार्ड पर ट्यान कीपिंग छपा हुआ था, मुझे याद आ रहा है, थ्यान खिफिंग अगर ये उच्चारण किया जाए तो उनके नाम का सही उच्चारण ये होना चाहिए। उन्होंने इतनी शानदार, शालीन, धारा प्रवाह और सुंदर हिंदी बोली कि हम भारतीयों ने खड़े होकर के उनके लिए तालियां बजाई। नकारात्मक सिर्फ हमारी दृष्टि है कि हमारी हिंदी को गहरे से नहीं लिया जाता, यानी वे हमसे बेहतर लेते हैं। यानी दूसरे देशों में हिंदी की शाख बढ़ी है, लोग हिंदी पर अनुसंधान कर रहे हैं और बढ़ेगी साहब जी। हिंदी केवल आपकी भाषा नहीं है। हिंदी को वे लोग अपना रहे हैं जो जानते हैं कि हिंदी में बाजार उपलब्ध है, हमको अपना उत्पाद बेचना है, और अगर उनको अपना उत्पाद बेचना है, भारत को बाजार के रूप में प्रयोग करना है, तो उनको हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी और इसके लिए अवसर हमें तैयार करने पड़ेंगे। डॉक्टर राहुल अवस्थी, चूंकि
ऐसी कालजयी रचनाएं आपके द्वारा रची गई हैं जिनके सबके विषय में यहाँ बात कर पाना शायद संभव नहीं है। अंत में चलते चलते क्या खास बात करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? दर्शकों से तो सारी बातें करनी, जो भी मैं बात करूंगा वो सुन लेंगे, वो खास हो जाएगी। लेकिन कई बार मैं सोच नहीं पाता हूं ऐसे अवसरों पर, जब आप इस तरह से वार्तालाप का क्रम चलता है तो मैं, ऐसा लगता है जैसे औपचारिक क्रम में आ गया हूं। फिर भी श्रोताओं से एक बात जरूर करूंगा, दर्शकों से एक बात जरूर करूंगा, क्योंकि आजकल बड़े सारे ऐप उपलब्ध हैं। कुछ लोग इसको केवल सुनते हैं, कुछ लोग इसको देखते हैं, चैनल लगा के रख दिया और बाहर खड़े होकर के सुन रहे हैं, तो हमारे लिए श्रोता ही हैं। एक बात मन में बिठा लीजिए, मन में यह बात बिठा लीजिए कि जब कभी हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, उस वक्त हमको संयम का परिचय देना है। मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। मेरी एक गजल है जी जी, उसके 2 शेर पढ़ देता इरशाद कि मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। वह दुश्मन हो, वह बीमारी हो, वह आपदा हो, वह महामारी हो, वह आपका विरोधी हो, वह आपका विपक्षी हो, जब आप पर भारी पड़ रहा हो और आपके पास कोई साधन न हो, तो आपका संयम, आपका धैर्य ही आपके काम आएगा। मैं कमतर हूं, लेकिन यह विश्वास मान के चलिए कि मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। यह मान लीजिए, आत्मविश्वास तो आपको बनाए रखना पड़ेगा, चाहे आप कोरोना की बात करें, चाहे आप किसी दुश्मन की बात करें, कि मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। तो ज्यादा है मगर इतना भी ज्यादा हो नहीं सकता। मैं कमतर हूं मगर इतना भी कमतर हो नहीं सकता। तो ज्यादा है मगर इतना भी ज्यादा हो नहीं सकता। अभी कुछ मूड वैसा है तो थोड़ा शांत बैठे हैं, मगर ये कौन कहता है धमाका हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। भारतीयों को अपनी प्रतिभा का विस्फोट करने का अवसर आ गया है, और इस अवसर का लाभ केवल एक व्यक्ति को न मिले, 130 करोड़ लोगों को वास्तव में मिले। इसके लिए हमको भीतर से मजबूत होना पड़ेगा। सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, सरकार आप भी कुछ करिए। वाह। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अब अपने दर्शकों से विदा चाहेंगे। डॉक्टर राहुल अवस्थी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे अनुभव अपने साझा किए और बहुत सारी रचनाओं के विषय में बात की। आपके स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।